हाय बच्चों, हम आ चुके हैं चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर के नाम देख लो, एम्प्लॉयमेंट आईटी। सेम 12 मिनट की सीरीज में साथ में लगे रहना और सारे टॉपिक मैं बिल्कुल तुमको पता है कि क्रीम छाट के दे रहा हूँ। बस जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बस चाट जाओ, पी जाओ, खा जाओ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इन्फॉर्मेशन एंड अदर इशू। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स पहले पढ़ लेंगे, फिर जाके चैप्टर को डिटेल में पढ़ लेंगे। देखो टर्म्स क्या है यहाँ पे, पहले आ जाओ वर्कर। वर्कर कौन है? ए इंडिविजुअल हु यहाँ पे इन्वॉल्व सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न ए लिविंग। यानी एक इंडिविजुअल है जो यहाँ पे क्या है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए, उसको हम क्या बोल देते हैं? वर्कर। एनी टाइप ऑफ वर्क में भी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लेबर फोर्स की। हु आर वर्किंग, नॉट वर्किंग, आर सीकिंग एंड आर अवेलेबल फॉर वर्क। यानी यहाँ पे क्या है, लेबर फोर्स यानी जो इंसान काम के लायक है, यानी उसको काम भले ही मिला हो चाहे ना मिला हो काम के लिए, लेकिन वो अवेलेबल है। तो इसका के बाद बात करते हैं वर्क। वर्क आर डिमांडेड टू बी लेबर फोर्स। यानी यहाँ पे हम किसके बारे में बात हो रही है? वर्क क्या है? वर्क वो चीज है जो डिमांडेड बाय द लेबर फोर्स, जो लेबर फोर्स करना चाहती है उसको हम क्या बोल देते हैं? वर्क बोल देते हैं। फिर आ जाओ वर्क फोर्स। वर्क फोर्स क्या है? नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट ए पर्टिकुलर टाइम। यानी जितने लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे यानी एक काम पे एंगेज है, इनको काम मिला हुआ है, वो काम कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? वर्क फोर्स बोलते हैं। अब बात में आ जाओ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कैसे निकालेंगे अनएम्प्लॉयमेंट? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स इनटू क्या आ जाएगी? 100। अब लिखो फिर वर्क पॉपुलेशन रेशियो, यानी कितना लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी रेशियो क्या है अकॉर्डिंग टू आवर टोटल पॉपुलेशन। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ये कुछ फॉर्मूला थे यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे देख लेना। ठीक है, फॉर्मूला एंड टर्म्स इसको याद। बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली क्या है? एनेबल ए पर्सन टू अर्न ए लिविंग। यानी ये वो एक्टिविटी है जो एक पर्सन को क्या करती है? लिविंग अर्न करके देती है, ताकि वो अपनी डेली लाइफ क्या कर सके? मेंटेन कर सके। अब इस एम्प्लॉयमेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दी। एक हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और यहाँ पे क्या हो गया? दूसरा हो गया वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या कहता है, वेज एम्प्लॉयमेंट क्या कहता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है? मैंने सारे फीचर बिल्कुल छान के देख रखा है, तो यहाँ पे मिस बिल्कुल भी नहीं करना, ना इसको 2x में 4x में डालना, बिल्कुल नॉर्मल पे देखो इसको। तो यूज ओन रिसोर्सेस, जो यानी सेल्फ है, यानी यहाँ पे क्या करेगा? वो खुद की रिसोर्स को यूज करेगा। यानी यूज ओन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सब इसी का होना चाहिए, खुद का। ठीक है, इसमें कितनी पॉपुलेशन एंगेज है? 52% ऑफ वर्क जो वर्क फोर्स है इसमें एंगेज है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ सेल हिज लेबर एंड अर्न वेजेस। यानी यहाँ पे जो वेज एम्प्लॉयमेंट है, यानी एक इंसान जो अपनी लेबर ओनली किसी और के लिए काम करता है, बदले में कुछ रेम्युनरेशन लेता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? यहाँ पे देखो क्या हो गया, वो वेज एम्प्लॉयमेंट। डोंट हैव एनी रिसोर्सेज, इसके पास कोई खुद का रिसोर्स नहीं होता। ठीक है, उसके बाद इसको हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन सी? एक हमने बात किया रेगुलर, और यहाँ पे क्या बोल दिया हमने? कैजुअल। देखो यहाँ पे एक दूसरे वर्ड में भी तुम इसको बोल सकते हो, यहाँ पे इसको बोल सकते हो फॉर्मल, और यहां पे इसको बोल सकते हो इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल भी बोल सकते हो। तो यहां पे रेगुलर बात करते हैं, क्या है इसमें? यानी इसके पास रेगुलर सैलरी होगी, और सबसे बड़ी बात इसके पास क्या होगा? एसएसबी यानी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, फॉर एग्जांपल पेंशन, ग्रेचुइटी, फ्रिंग बेनिफिट्स, एसएसआई, ये सब इसके पास होंगे। ठीक है, बट ये जो कैजुअल वर्कर है इनके पास ऐसे कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं होंगे। ऐसे कितने वर्कफोर्स है? यहाँ पे देख लो, ये 22.8% है, ये कितनी है? 25% है। ठीक है, टोटल मिला के यहाँ पे कितने होंगे तुम्हारे? 100% हो रहे होंगे। ये 52 यहाँ पे आ गए, ये 22.8, ये हो गया 25%। चलो आगे देखो, फिर क्या आएगा तुम्हारा? रिलेशन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा मैंने पहले हिंट दिया था, अब इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। देखो तो क्या होता है यहाँ पे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्या क्या आ गया। पहले हम बात करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो बहुत ही शॉर्ट में मैं इसको डाल कर रखा है, एक बार पढ़ लोगे ना, बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे 10 और मोर हायर वर्कर्स, यानी ऐसे कितने वर्कर हैं यहाँ पे? 6% लोग ओनली काम करते हैं टोटल वर्क फोर्स की। 10 और मोर यानी 10 और मोर, हायर मतलब परमानेंट वर्कर्स, याद रखना, यानी परमानेंट सैलरी वाले वर्कर्स। वर्कर एंजॉय यहाँ पे क्या बोलते हैं? यहाँ पे एसएसबी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, क्या था मैंने ऊपर बताया था। उसके बाद ट्रेड यूनियन प्रोटेक्ट द वर्कर्स इंटरेस्ट, यानी ट्रेड यूनियन, लेबर लॉ जो है वो वर्कर में अगर कोई प्रॉब्लम आया तो उसकी इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा। कौन? ट्रेड यूनियन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो
इसमें इनफॉर्मल में क्या हो जाएगी, लेस देन 10 हायर वर्कर्स, यानी 10 से कम हायर वर्कर्स होंगे, परमानेंट वर्कर्स। वर्कर्स डोंट एंजॉय एनी एसएसबी, यानी यहां पे क्या, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट स्कीम तो होगी नहीं इनके पास। दूसरी बात यह है कि जाहिर सी बात है इनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है, इनके पास कोई राइट्स नहीं है, जो ट्रेड यूनियन प्रोटेक्ट भी नहीं करेगा इनके इंटरेस्ट को, ठीक है। ट्रेड यूनियन, लेबर लॉ, ये इसको कोई प्रोटेक्ट करने वाला है नहीं। तो ये याद रखना, ये भी लिमिटेशन के अंदर आएंगे। अगर हम वर्क फोर्स को कैलकुलेशन करते हैं, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मैं लास्ट में लिख डाल के रखा है, अगर वर्क फोर्स को हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या क्या लिमिटेशंस आएगा, क्या क्या डिमेरिट्स आएगा, तो ये भी सारे डिमेरिट्स के अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, अनएम्प्लॉयमेंट, यहां पे क्या है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन एक बार देख लो, बिल्कुल रटे रटे बहुत पुराना डेफिनेशन है, तुमने बहुत टाइम पढ़ा होगा। Peoples are willing and able to work at existing wage rate but do not get work, यानी यहाँ पे क्या है, एक एग्जिस्टिंग प्रिवेलिंग वेज रेट में जो लोग उनके पास स्किल है, वो मतलब एग्जिस्टिंग वेज रेट में काम करना चाहते हैं बट उनको यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। पीपल बात देखो, यहाँ पे मैंने डाल के रखा है जो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये कहाँ से मिलता है, कौन सी सोर्सेज से मिलता है हम लोग को। सेंसस ऑफ इंडिया, हाँ मुझे कमेंट करके बताना इंडिया की पहली सेंसस कब हुआ था, मैंने चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। सेंसस ऑफ इंडिया, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, डीजीईटी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देखो कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है और इसकी क्या रीजन है। पहले हमारे पास डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यानी फॉर एग्जाम्पल जहां पे कम लोग काम करना चाहिए वहां पे हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक जमीन है, यहाँ पे जो वर्कर की रिक्वायरमेंट है एक्चुअली जिसमें काम हो जाएगा वो 4 है, बट हम 6 लोग लगा के रखे हैं, तो जो एक्स्ट्रा 2 लग गए वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ये होता किस लिए है कि फैमिली फार्म, यानी हमारे पास हमारा पूरा जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में क्या है, एक फार्म है, तो सारे लोग मिलकर वहां पे काम करते हैं, भाई इतनी जरूरत है नहीं, तो फैमिली फार्म। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, हमारे पास जितनी पॉपुलेशन है, जितनी फैमिली मेंबर ज्यादा है तो उसके हिसाब से हमारा जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत ही कम है, तो उसमें भी हो सकता है जॉइंट फैमिली। उसके बाद सीजनल क्या है यहाँ पे, तो हमको पता है गेस्टेशन लैग होती है, यानी फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करते हैं, जो सोइंग एंड हार्वेस्टिंग करते हैं, क्योंकि इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर, तो वहां पे सोइंग एंड हार्वेस्टिंग में जो गैप है उसको मैं क्या बोलता हूँ, गेस्टेशन लेग बोलता हूँ। यानी तो बीच में फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो राइस को ले लो, ये अभी जून जुलाई में क्या करेंगे, उसकी बोइंग होगी, सॉरी उसकी सोइंग होगी, फिर हम क्या करेंगे, जैसे हम फिर इसकी नवंबर दिसंबर के टाइम पे इसकी क्या होगी, कल्टीवेशन होगी, तो बीच में जो गैप है लोग तो कुछ नहीं करे, बस 6 महीने काम करे, 6 महीने खाली बैठे, तो इसको क्या बोलते हैं, सीजनल। ऐसे मैक्सिमम एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट सब वैसे ही होते हैं। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल विलिंग है, एबल टू वर्क है बट दे डू नॉट गेट वर्क, ये सेम डेफिनेशन है इसका। कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसके क्या रीजन है, क्यों है, तो वैसे कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, स्लो इकोनॉमी ग्रोथ, यानी हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से जो इकोनॉमी ग्रोथ होती है ना वो बहुत ही स्लो होती है, स्लो इकोनॉमी ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद अब भैया आ गया हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी मुझे यहाँ पे क्या नाम है इसका, 1921, इसको हम क्या बोलते हैं, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। यहाँ से हमारे इंडिया की पॉपुलेशन का भी डिक्लाइन नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो इसकी जिस हिसाब से, जिस रेट से, यानी हमारे पॉपुलेशन की रेट क्या है, बढ़ने की रेट 2.1%, ये जो हर साल बढ़ती है, इसके हिसाब से हमारा इकोनॉमी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, याद रखना। अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो इतना प्रिमिटिव मेथड है, हमने कोई न्यू टेक्नोलॉजी इसमें यूज कर रहे हैं, बहुत ही स्लो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, हमारे एजुकेशन सिस्टम सच में इतना डिफेक्टिव है, यानी हम बिना सोचे इतने हमारे पास अभी कोई यहाँ पे बीटेक करा होगा, वो भी आ गया कॉमर्स बैकग्राउंड में अकाउंटेंट बन के बैठा होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे ही हुआ, तो होता क्यों है, क्योंकि इम्प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग हमारे पास है, ठीक है। हमारे कोई प्लानिंग होती नहीं, हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं कर, मैक्सिमम बच्चे मैनेजमेंट या इंजीनियर बन के बैठे होंगे मैक्सिमम। आजकल की डेट में ट्रेंड हो गया कि बच्चे कॉमर्स में आ रहे हैं, पहले क्या था, किसी को भी पूछो उठाएगा क्या बोलेगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा, यानी साइंस ज्यादा थे, वही है सेम कहानी, कोई प्लानिंग होती नहीं थी। तो डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम हमारे पास है, यानी एक्चुअली क्या होना चाहिए था, हमारे पास किसकी शॉर्टेज है, वोकेशनल ट्रेनिंग की शॉर्टेज है, यानी यहाँ पे जिस मतलब प्रॉपर काम, जैसे मान लो चाइना की एजुकेशन क्या है, यानी फॉर एग्जांपल नॉर्मल तुम एक पेंटर बनना चाहते हो तो तुम बस पेंटिंग ही करो, जस्ट इतनी क्वालिफिकेशन रख लो कि तुमको पढ़ लिख के समझना है, बाकी तुम्हारे एक ट्रेडिशनल प्रोफेशनल वर्कर बन जाओ किसी भी फील्ड में। बट ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग आजकल की डेट में चालू हुआ, बट इतना प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हुआ ये।
उसके बाद क्या है, डिक्लाइन एसएसआई, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो यहाँ पे लेबर, क्या नाम है इसका, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को जो बढ़ावा देती थी, उसको हमने क्या कर दी, डिक्लाइन कर दी बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया, तो एम्प्लॉयमेंट भी हमारा कम हो गया। लो पर कैपिटा फॉर्मेशन, यानी हमारे सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम पता है क्या है, हम यहाँ इंडियन लोग बड़ा इमोशनल है, यहाँ पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो हैबिट है बिल्कुल नहीं है। सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन का बात क्या आएगी, इंडस्ट्री का बात की खोलेगी, ऐसे कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यहां पे याद रखना कि गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी लेके आया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। भाई सेम अगर हम बात करें, एम्प्लॉयमेंट हमारे दो टाइप की होती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड बात क्या करते हैं हम वेज एम्प्लॉयमेंट की। तो गवर्नमेंट क्या क्या लेके आया, तो पहले लेके आया यहाँ पे आरईजीपी, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, आरईजीपी, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, आरईजीपी। देखो यहाँ पे क्या लिखना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, तो यहाँ पे कौन सी एरिया के लिए बात हुआ है, यहाँ पे ये रूरल एरिया के लिए बात हुआ। कौन से एम्प्लॉयमेंट है ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। कैसे एम्प्लॉयमेंट आएगा, ये क्या करेगा, फाइनेंशियल हेल्प करेगा यहाँ पे गवर्नमेंट इसको। ठीक है, याद रखना, रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प करेगा। आरईजीपी नाम है ऐसा, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, अब फिर आ जाएगा क्या, PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये कौन सी एरिया के लिए, ये देखो यहाँ पे बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया के लिए, रूरल एंड अर्बन एरिया के लिए। ये भी सेम, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ही करेगा। थर्ड लिख लेना यहाँ पे भी सेम क्या होती है, ये फाइनेंशियल हेल्प करेगा इनको गवर्नमेंट में लोन देके। ठीक है, अब देखना ये दोनों बाद में क्या हुआ, दोनों को मर्ज कर दिया गया। यहाँ पे REGP प्लस PMRY, तो इसकी RY काट दो और यहां पे इसकी R काट दो, ये हो गया PMEGP। ठीक है, बाद में ये चेंज हो गया प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये दोनों मिलके ये हो गया। ठीक है, फिर आ गया SRY, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। याद रखना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। देखो यहाँ पे नाम से यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ये ओनली कौन सी एरिया की बात कर रहा है, यहाँ पे ये ओनली अर्बन एरिया की बात कर रहा है, ये ओनली अर्बन एरिया की बात हो रही है। यहाँ पे भी सेम देखो, ये जो एक प्रोग्राम में एक ही प्रोग्राम है जिसमें सेल्फ और वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों आता है। यहाँ पे भी गवर्नमेंट क्या करेगा, फाइनेंशियल हेल्प करेगा, यहाँ पे भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प करेगा। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ, ये हो गया सारे पॉइंट, ये सबको नोट करते रहना। लास्ट में अब तुम सोच रहे हो सर इसको याद कैसे करें, एकदम बढ़िया सा मैं बिल्कुल बढ़िया से फॉर्मूला बना कर रखा हूं ताकि दोनों के दोनों ही याद हो जाएंगे, देखना बस अभी। अब हो गया, अब क्या क्या हो गया, REGP हो गया, PMRY हो गया, दोनों को प्लस करके दिखा दिया, ये भी लिख लो, और यहाँ पे SGSY हो गया। SGSY देखो एक्चुअली क्या है, देखो इसका क्या था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, यानी ग्राम की यानी यहाँ पे भाई मैं अगर पूछूं कौन से एरिया की मैं बात कर रही है, ये रूरल एरिया की बात कर रही है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये तुम्हारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, और यहाँ पे क्या होगा भाई, सेम फाइनेंशियल हेल्प करेगा तुमको गवर्नमेंट। तो कम से कम ये नॉर्मल चीज है ना, 3-3 पॉइंट इसके अंदर याद रख लेना ताकि आंसर राइटिंग में मजा भी आए, कुछ लिख के भी आओ। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ये हो गया हमारा, ये किसके बारे में हमने बात कर लिया, ये हमने बात कर लिया किसके बारे में, सेल्फ के बारे में। अब देखो बात कर लो फटाफट से, किसके बारे में बात करनी है हमको, वेज के बारे में। वेज में क्या क्या आ गया देखो, देखो तो पहले क्या आया, SGRY, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण, यानी यहाँ पे जो रूरल एरिया में, यहाँ पे इसको बोलते हैं कि नॉर्मल, यहाँ पे देखना ये एक्चुअली एक प्रोग्राम था, काम की बदले ये फूड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फूड फॉर वर्क वाली ये भी है, बट ये भी है। उसके बाद नंबर 2 यहाँ पे देखना, ये क्या, वेज मिलेगा, सेल्फ नहीं है ये वेज मिलेगा, फूड मिलेगा नहीं तो वेज मिलेगा। ठीक है, ये फाइनेंशियल हेल्प नहीं करेगा, ये क्या करेगा, काम देगा, वर्क प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद NFFWP, ये यहाँ पे क्या आ गया, NFFWP,
देखो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर वर्क समझ में आ गया, इसकी कोई लिखने की जरूरत नहीं है। नेशनल फूड फॉर वर्क, काम करोगे तो पैसा मिलेगा। एक्चुअली ये जो एमजी नरेगा है ना, ये इसी के अंडर है। ये एक्चुअली 2005 में इसको इनोवेट किया गया था, यानी फूड फॉर वर्क में यानी काम भी मिलेगा और खाना भी मिलेगा। यानी यहाँ पे ऐसे हुआ था मिनिमम 100 डेज की यहाँ पे काम मिलेगा। कितने दिन की काम मिलेगा? 100 दिन की यहाँ पे काम मिलेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, याद रखना, ठीक है। 2005 में आया था ये, 2005, ठीक है। मिनिमम कितने दिन का काम मिलेगा? यहाँ पे 100 दिन का काम मिलेगा। साथ कैसे याद करना, अकाउंट की स्टूडेंट हो, हमेशा तुम बात करते हो चेंज इन पीएसआर की, प्रोफेसर रेशियो चेंज हो गया। याद रखना कि सनम एडमिट हुआ, हमारा पीएसआर चेंज हो गया। क्या बोला मैंने? सनम एडमिट हुआ, हमारा पीएसआर चेंज हो गया। सनम एडमिट हुआ एंड पीएसआर चेंज हो गया। पीएसआर डबल एस लिख लेना यहाँ पे, सनम एडमिट हुआ, पीएसआर चेंज हो गई। क्या क्या है सनम? देखो एस पर ये सनम SGRY, NFFWP नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। फिर एम पर क्या आ गया ये देखो, तो यानी ये वाला पार्ट तुम्हारा वेज वाला पार्ट हो गया, ठीक है। सनम वाला जो पार्ट है वो वेज वाला पार्ट हो गया। पीएसआर में आ जाओ, देखो ये पी देखो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना वाला, प्रधानमंत्री कुछ भी बोल लो उसको। यहाँ पे देखो एस पर यहाँ पे ये SJSY और यहाँ पे नीचे SJSY, दोनों एस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। और आर फॉर यहाँ पे हो गया REGP वाला। सनम एडमिट हुआ, पीएसआर चेंज, याद हो जाएगा सबको, ठीक है। ऐसे करके पूरा प्रोग्राम याद रख लेना। आगे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। यहां पे क्या है? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ध्यान दो। यानी अगर हमने जो रेगुलर वर्कर है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं अपने आप को, वो सबको हमने कन्वर्ट कर दी किसमें? टेम्पररी वर्कर्स में, इसको बोलते हैं हम कैजुअल वर्कर्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क। ऐसे होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्यों होता है, क्या रीजन है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, यानी जो फार्मर के पास स्मॉल लैंड होल्डिंग है, मैं बोला यहाँ पे जो यानी सिंगल क्रॉप करते हैं, वहां पे सोइंग एंड गेस्टेशन में क्या, यहाँ पे गेस्टेशन लेगा आ गया किसके बीच में? सोइंग एंड हार्वेस्टिंग के बीच में। तो ये लोग जाएंगे कहाँ? आपने खेती के टाइम पे खेती किया, बाद में अर्बन एरिया में भागे ताकि टेम्पररी लेबर की काम करे, कुछ पैसा आएंगे, फ्लो हो जाए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बड़े स्केल इंडस्ट्री क्या करता है? फॉर एग्जांपल इनका कोई नया टेक्निक चेंज हो गया, पुराना जो टेक्निकल लेबर थे उनको हटाना पड़ेगा या उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, यानी कुछ भी होके ये अगर शिफ्ट हो गया इनकी इंडस्ट्री इस एरिया की दूसरे एरिया में, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडस्ट्री की वजह से इसकी भी प्रॉब्लम होती है, वो वर्कर भागेंगे किसी दूसरी इंडस्ट्री में। स्लो ग्रोथ ऑफ फॉर्मल सेक्टर, जो फॉर्मल परमानेंट सेक्टर्स हैं, यानी जहां पे हम क्या करते हैं परमानेंट सैलरी प्रोवाइड करते हैं, वो सेक्टर की इतनी अभी अच्छी सी ग्रोथ नहीं हुई, ठीक है। टेम्पररी ग्रोथ है, मतलब बहुत ही स्लो ग्रोथ है। इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कैजुअल लेबर, देखो कैजुअल लेबर की डिमांड क्यों इंक्रीज हो रही है? अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन काम, ये जो सारे कंस्ट्रक्शन वगैरह काम है ना, यहाँ पे वो टेम्पररी लेबर लेके, सॉरी परमानेंट लेबर लेके वो करेंगे क्या? टेम्पररी, प्रोजेक्ट खत्म, काम खत्म, बस। तो इसलिए यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है किसकी? कैजुअल लेबर की। तो ये पूरा टॉपिक हो गया हमारे खत्म। अभी हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, बाकी 2 चैप्टर बच गया बस। आप बिल्कुल अगर समझ में आ रही होगी, बस यही पढ़ के जाना यार, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो गई। इसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, और यहाँ पे क्या हुआ वो मॉक टेस्ट भी कराऊंगा। साथ में जुड़े रहना। आगे देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर भी कर देना।